नमस्कार, मैं एडी महेश। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 2 इतिहास। आज हमारा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, चलिए हम सबसे पहले तो ये समझते हैं राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रवाद हम किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद का भावना है कि जब हम देश के प्रति अपनी देशभक्ति या देश के प्रति हम अपना प्रेम जब दिखाते हैं तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं या राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। तो ये कब पैदा होता है या कि कब भावना कब आती है? आपने देखा होगा ये राष्ट्रवाद की भावना चाहे हमारे देश के अंदर कोई भी नागरिक हो, कैसा भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो। जब भारत ने जब एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान से तब हम सब एक साथ थे, ये राष्ट्र भावना है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हमारा देश जब दूसरे किसी टीम से क्रिकेट खेल रहा होता है, हम सब एक साथ इकट्ठा होकर जब देखते हैं, ये एक राष्ट्र भावना है। तो ये राष्ट्र भावना कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आया, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक है पहला विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो यहां से हम लोगों की राष्ट्र भावना कैसे शुरुआत हुई? जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से लेके 1918 तक, जब विश्व युद्ध चला तो विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या कि हमारे भारत उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, और ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाने जाने के कारण ब्रिटिशियंस जितने भी थे वो हमारे भारत के लोगों को युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि विश्व युद्ध में ब्रिटिश भी एक ऐसा देश था जो कि इसमें युद्ध लड़ रहा था। अब उनको सैनिकों की जरूरत थी, तो वो सैनिकों को कैसे लेते थे? हमारे देश से लेते थे। हमारे देश से वो हर गांव जाते थे, वहां से नौजवानों को उठाते थे और उठाने के बाद उनको जबरन आर्मी में दाखिला कराते थे और उनसे युद्ध लड़वाते थे। तो यहां पर लोगों को गुस्सा आया कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद जब युद्ध लड़ा गया, हमारे देश के अंदर आर्थिक समस्या आई, तो अंग्रेजों ने कर बढ़ा के लेना शुरू किया, जिस वजह से कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, दुगनी हो गई। अगर हम कहें कि 1913 से लेके 1919 के लगभग 20 में, ठीक है, दुगने कीमतों पे चीजें मिलनी शुरू हो गई थी, और इतनी ज्यादा कीमतें होने के कारण लोग जो थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे और उनको लगता था कि ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, हम इनको नहीं ले सकते। और ये तब हमारे देश में ये लगा कि नहीं, ये दूसरे देश के लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं और हम इनकी बात क्यों सुन रहे हैं। तब हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई। तो अब इसमें एक और बात थी यहाँ पर, अब यहाँ पर एक फ्लू चला। जब फ्लू चला तो सरकार ने लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लगभग लाखों लोग इस फ्लू के अंदर मारे गए और उस वक्त किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ये भी एक कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे लोगों के अंदर जागने की। तो अब यहां पर हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक अपना, सत्याग्रह का विचार। अब यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि सत्याग्रह का विचार आया कहां से आखिर। तो सत्याग्रह का जो विचार था वो महात्मा गांधी जी 1915 में लेके, जब वो अफ्रीका से लौटे, जब भारत आए तो उन्होंने ये कहा, ये ठाना, उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर किया गया अन्याय का हम बदला जो है, या हम लोग उसके बदला लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हिंसा ही करनी पड़े, हम लोग अहिंसा से भी अपने जीत को जीत सकते हैं या अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं और हम जरूर जीत सकते हैं। अब ये सत्याग्रह का विचार वहीं से शुरुआत हुई। तो हम इस सत्याग्रह के विचारों के साथ ही महात्मा गांधी जी ने भारत में कुछ छोटे छोटे सत्याग्रह आंदोलन चलाए। जैसे कि 1916 में उन्होंने चंपारण में किसानों के करों के ऊपर एक सत्याग्रह चलाया और उसमें वो विजयी भी रहे। फिर उसके बाद 1917 के दौरान उन्होंने फिर से एक आंदोलन चलाया जो कि गुजरात के किसानों के लिए था और यहाँ पे भी वो कामयाब रहे। अब तीसरी बार यानी कि लगभग 1918 के दौर में मिलों के द्वारा जो फैक्ट्रीज थी, ठीक है, जहाँ पे कपड़े बनते थे, कपड़ों का उद्योग चल रहा था, फैक्ट्री थी, वहां पे लोगों को या वहां के कारखानों के जो कारीगर थे उनको सही वेतन नहीं दिया जा रहा था। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर भी एक छोटा सत्याग्रह चलाया और उन लोगों को यहाँ पर उनका वेतन बढ़वाकर यहाँ पर वहां पे भी वो ये कामयाब रहा। तो अब ये थे इनके सत्याग्रह छोटे छोटे। अब यहां से सत्याग्रह का विचार जो था वो बहुत फेमस हो गया या हिट हो गया, ये मान लीजिए। अब
यहाँ से दूसरा हमारा सबसे बड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक। चलिए अब हम लोग जानते हैं रॉयट एक्ट के बारे में। रॉयट एक्ट के बारे में, रॉयट एक्ट क्या था? अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पर क्या था कि ये एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके लिए पूरे भारत में खलबली मची और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध भी क्यों ना करें, क्योंकि विरोध करने का रीजन कारण ये था कि रॉयट एक्ट के अंदर एक सिंपल सी बात, सीधी बात ये कही गई कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना मुकदमे के 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है। और इसके लिए पूरे भारत में खलबली मच गई और उन्होंने कहा कि ऐसे कानून का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उनका ये मानना था कि ऐसे कानून अगर भारत में आए तो ये भारत को नाश कर सकता है। तो यही कारण था, इसी कारण की वजह से यहाँ पर यह माना गया कि इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने आनंद फानन में जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू कर दिया। अब लागू तो कर दिया, अब लागू करने के पीछे, अब लागू करने के बाद यहाँ पे क्या शुरू हुआ कि आंदोलन शुरू होने लगे देश के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि महात्मा गांधी जी की बात लोग मान रहे थे, तो महात्मा गांधी ने एक कहा था कि सत्याग्रह हमेशा शांत होना चाहिए। तो अहिंसा इसमें चल रही थी और उसकी वजह से यहाँ पर क्या था कि लोग सब शांति से ही कर रहे थे। और यहाँ पर शुरू हुआ अप्रैल 1919 में सबसे पहले सत्याग्रह शुरुआत हुई। जब इस सत्याग्रह का शुरुआत हुई, क्योंकि ये यहाँ पे माना था कि रॉयल एक्ट को किसी भी तरीके से या किसी भी हाल में इसको नहीं मनवाना है। लेकिन 10 अप्रैल को पुलिस के द्वारा एक जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी गई, जिससे लोग भड़क गए। भड़कने के बाद इन्होंने जितने भी डाकघर या रेलवे स्टेशन और जितने सरकारी ऑफिस थे, कार्यालय थे, उन सबके ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। जिस वजह से यहाँ पर अंग्रेजों ने एक लॉ लेके आए, मार्शल लॉ, और सारा का सारा कमान जनरल डायर को सौंप दिया। अब इसके बाद 13 अप्रैल को एक बैसाखी का त्योहार मनाया गया पंजाब में, ठीक है। अब वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान था अमृतसर में, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, अलग अलग गांव से आ रहे थे। अब अलग अलग गांव से आने के कारण उनको मार्शल लॉ की जानकारी नहीं थी और सारे के सारे वहां पे इकट्ठा हो गए। और जनरल डायर ने क्या करा, वहां पर आए कुछ हथियारबंद अपने सैनिकों के साथ में और घुस गए वो। और घुसने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उससे क्योंकि लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि जनरल डायर जब अंदर आए तो उन्होंने सारे गेटों को बंद करवा दिया था और इतना बड़ा वहां पे हत्याकांड हो गया। अब इसी से लोगों को अंदर गुस्सा भर गया। जैसे जैसे लोगों को ये बात पता लगती गई, वैसे वैसे सत्याग्रह और बढ़ता चला गया, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। लोगों ने सत्याग्रह को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि अंग्रेज भी बहुत ज्यादा उग्र हो गए। उन लोगों ने गांव में बम फेंकने शुरू कर दिए, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उनके नाक रगड़े। तब ये जब सीधे से चलने लगी, तब रॉयट सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी को यहाँ पे रोकना पड़ा। क्योंकि अब उसके बाद महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कोई भी एक्ट ये तब तक नहीं बन सकता या कब तक कोई भी सत्याग्रह नहीं हो सकता जब तक हिंदू मुस्लिम साथ में आके खड़े ना हो जाए। और ये जरूरी था कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही साथ में आकर खड़े हों और सत्याग्रह को आगे बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने एक नए आंदोलन के बारे में सोचा। चलिए अब हम पढ़ेंगे उस आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन। उस आंदोलन का नाम यानी अगला आंदोलन जो था वो था असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ये असहयोग आंदोलन ही क्यों या असहयोग ही क्यों। अब यहाँ पर ये क्यों था, इसमें ये कहा गया कि महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया कि सरकारी के द्वारा यानी सरकार के द्वारा दिए गए पदों को, यानी कि जो भी भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने सरकारी पदों को हासिल कर रखा है, जो सरकारी पदों पे काम कर रहे हैं, उन सभी को अपनी पदों को छोड़ना होगा, त्याग करना होगा। जब उनका कार्य सही तरीके से नहीं चल पाएगा तो अंग्रेजों को विवश होकर भारत छोड़कर भागना ही पड़ेगा। और हाँ, ये एक सही विचार था और लोगों को भी ये लगा। और ये वो चाहते थे कि स्कूल कॉलेज, न्यायालय, पुलिस, जहां पर भी भारतीय लोग एक पद पर हैं, उन सब पदों को वो त्याग दें और अंग्रेजी कपड़े और अंग्रेजी व्यवस्था, सब चीजों को वो क्या करें, त्याग कर आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने कहा था, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का साथ आना जरूरी है, तो इसमें एक शौकत अली जो कि महात्मा गांधी जी के शिष्य थे, उन्होंने इनमें इस आंदोलन में सहयोग करने की पूरी ठानी और उन्होंने कहा इसका हम खिलाफत आंदोलन के नाम से भी इसको आगे बढ़ाएंगे।
और असहयोग आंदोलन और खिलाफत दोनों ही एक ही आंदोलन थे और दोनों को एक साथ चलाने की बात करी गई और इसके लिए समर्थन जुटाने की जरूरत थी और जगह जगह पे नेताओं से मिलने की जरूरत थी। इसलिए महात्मा गांधी और शौकत अली 1920 में पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए निकले और वो ये चाहते थे कि किसी भी हाल में पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाया जा सके। इसके लिए उनका बात यह था कि यहाँ पर जितने कांग्रेस के कुछ नेता थे जो कि इस आंदोलन को नहीं चाहते थे, उनके पीछे रीजन ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ पर चुनाव जो होने वाले थे प्रांतीय चुनाव, वो प्रांतीय चुनाव हो जाए पहले। लेकिन प्रांतीय चुनाव करने के लिए पहली व्यवस्था यहाँ पर क्या थी कि प्रांतीय चुनाव के और उसकी व्यवस्था के बीच में, क्योंकि प्रांतीय चुनाव कराने के लिए जो विरोधी थे और जो समर्थक थे, उन दोनों के बीच में कहीं लड़ाई ना हो, क्योंकि जो सहयोगी हैं, जो आंदोलन के सहयोगी हैं, वो साथ में रहें, विरोधियों और समर्थन के बीच में कहीं कोई मनमुटाव ना रह जाए, इसलिए ये आखिरी तक फैसला नहीं ले पाए, जिसके लिए उन्होंने 1919 में नागपुर के अधिवेशन में इन्होंने आखिरी फैसला लिया कि पूरे भारत में अब असहयोग आंदोलन को चलाया जाए। ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।